दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में, जो 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस की क्रांति के बारे में सबसे पहले हम लोग भूमिका देखेंगे। इसका फ्रांस की क्रांति होने का क्या कारण था, यह फ्रांस की क्रांति का चरण देखेंगे। फिर फ्रांस की क्रांति का क्या पूरे यूरोप या पूरे विश्व पे प्रभाव पड़ा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले भूमिका। फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास का एक युगांतकारी घटना है। इसने यूरोप की जो मध्ययुगीन संस्थाओं को गहरा धक्का पहुंचाया। फ्रांस की क्रांति के साथ ही जो मध्य युग से आधुनिक युग की ओर जो संक्रमण की प्रक्रिया पुनर्जागरण के समय से चली आ रही थी, उसको लगभग पूरा कर दिया। तो आइए देखते हैं सबसे पहले तो इसका कारण को भी मैं बांट दिया हूँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक एवं तत्कालिक कारण में। तो राजनीतिक कारण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजनीतिक कारण उस समय जो राजतंत्र था वो निरंकुश राजतंत्र था। इसका जो शासन था दैवीय सिद्धांत पे आधारित था। राजा को असीमित अधिकार प्राप्त, साथ ही राजा स्वेच्छाचारी था। उस समय जो राजा था वो लुई 14वां था। लुई 14वां कहा भी था, आई एम स्टेट, यानी मैं ही राज हूँ। ठीक है, इन्होंने राजतंत्रों को एक पेशा बना लिया, अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाने लगा और शक्ति जो था, शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया इसने। ठीक है, अपने पक्ष में केंद्रीकरण किया। कूटनीतिक और सैन्य कौशल को फ्रांस का विस्तार किया, यानी कूटनीतिक और जो सैन्य कौशल था उससे फ्रांस को विस्तार किया। वहीं देखिएगा लुई 14वें ने जिस शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया, उसे चलाने के लिए एक योग्य शासक की आवश्यकता रहती है, और वही जोग आवश्यकता उस समय या जोग उत्तराधिकारी नहीं मिले। लुई 15वां इसके बाद बना और फिर लुई 16वां जो अयोग्य शासक था। लुई 15वां देखिएगा एक विलासी, अदूरदर्शी एवं निष्क्रिय शासक था। इसने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध एवं सप्तवर्षीय युद्ध में उलझ करके अपने जो भी राजकोष था और खाली कर दिया। लुई 15वां ने कहा भी था कि मेरे बाद प्रलय होगा। ठीक है, इसके बाद लुई 16वां आया। लुई 16वां लुई 14वें की तरह ही एक आक्रमण एवं अयोग्य शासक था। इसने कहा भी था कि यह चीज इसलिए कानूनी है कि इसे मैं चाहता हूं, यानी सोच सकते हैं कि आम जनता के कुछ इसमें भागीदारी नहीं थी। बिल्कुल जो राजतंत्र था वो पूरे नौकरशाही पे भी स्थापित हो गई थी। ठीक है, देश की शासन व्यवस्था नौकरशाही पर निर्भर हो गई थी, जो वंशानुगत और निरंकुश लगने वाली कोई संस्था, यानी इस पर निरंकुश लगाने वाली कोई संस्था उस समय नहीं थी। फलस्वरूप क्या हुआ, पूरी शासन प्रणाली की क्या हुआ, भ्रष्ट, निष्क्रिय और शोषणकारी हो गए। ठीक है, व्यक्तिगत कानून और राजा की इच्छा ही सर्वोपरि हो गया। निरंकुश और संवेदनहीन राजतंत्र स्थापित हो गया, जो जनता के लिए कष्टदायी हो गया और लोग क्रांति की तरफ उन्मुख हुए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सामाजिक परिस्थितियां। सामाजिक परिस्थितियां भी उस समय ऐसा विद्यमान था कि क्रांति के लोग उन्मुख हुए। फ्रांसीसी जो समाज था वो विषम और एवं विघटित था। पूरी तरह से विशेषाधिकार एवं विशेषाधिकार विहीन वर्गों में विभक्त समाज था। ठीक है, फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 वर्गों में विभक्त था। 3 वर्गों में प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग आते थे, दूसरा में कुलीन वर्ग आते थे, तीसरा में जनसाधारण वर्ग आते थे। ठीक है, पहला में जो देखिएगा प्रथम स्टेज में पादरी वर्ग आते थे। ये भी 2 उप समूहों में विभाजित थे। ठीक है, उच्च पादरी एवं निम्न पादरी में। उच्च पादरी एवं निम्न पादरी में जो विभाजित थे, इसी के कारण जो उच्च पादरी ईश्वर पूर्व जीवन जीते थे और निम्न जो पादरी थे वो जन सामान्य का जीवन जीते थे। तो यहाँ जो उच्च पादरी और निम्न पादरी में भी आपस में हर समय विवाद होते रहता था। अतः सामान्य जन जो थे, जो निम्न पादरी से सहमति रखते थे,
ठीक है, और निम्न पादरी के प्रति जो सहानुभूति रखते थे वही क्रांति के लिए उन्मुख हुए, यानी पादरी भी उन्मुख होने लगे। द्वितीय स्टेट में देखते हैं, द्वितीय स्टेट में कुलीन आते हैं। कुलीन को पहले सेना, चर्च, व्यवसाय इत्यादि में शामिल किया गया जाता था, लेकिन जब रिशलू और लुई 14वां आया तो वो इनसे जो सामाजिक विशेषाधिकार थी वो वंचित कर दिया गया, ठीक है। किंतु वो सामाजिक विशेषाधिकार इतना आसानी से त्यागने वाले नहीं थे। फलस्वरूप इस काल में एक कुलीन प्रतिक्रिया के रूप में आरंभ हुई। वही कुलीन प्रतिक्रिया के रूप में आरंभ होने से जब लुई 14वें के बाद अयोग्य शासक होंगे लुई 15वां और लुई 16वां, उस समय अपने विशेषाधिकार पाना चाहेंगे और यही पाने के चक्कर में वो विद्रोह करेंगे। अब तृतीय स्टेट में हम लोग देखते हैं, तृतीय स्टेट में जनसाधारण लोग थे। तृतीय स्टेट में जनसाधारण लोग थे, इसमें कोई विशेषाधिकार इन्हें प्राप्त नहीं था। जनसाधारण में मध्यम वर्ग आते थे, किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी इत्यादि भिन्न भिन्न थे। जो किसान पे बोझ सर्वाधिक था, ठीक है, उनकी संख्या सर्वाधिक थी, संख्या भी सर्वाधिक थी, और किसानों की दशा ही सबसे अधिक दयनीय ही थी, क्योंकि किसानों को राज और चर्च और कुलीन को भी अपने संपत्ति का या अपने उपजाऊ का हिस्सा देना पड़ता था और सामंती अत्याचार का सामना भी करना पड़ता था, ठीक है। जो ये अनेक शासन और निरंकुश शासन का विरोध करने लगे, जिसके कारण लोग क्रांति की ओर उन्मुख हुए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में फ्रांस की आर्थिक स्थिति जो दयनीय हो गई, क्योंकि आप देखे होंगे जो केंद्रीय सत्ता और लुई 15वां ने क्या किया। लुई 15वां जो सप्तवर्षीय युद्ध या फिर हुआ क्या कि उत्तराधिकार के ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार में उलझ करके अपने जो भी राजकोष था वो खाली कर दिया। वही खाली करने के बाद लोगों की स्थिति दयनीय हो गई, आर्थिक परिस्थितियां उस समय की विकट हो गई, ठीक है। लुई 16वें अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में भाग लेकर के और दयनीय बना दिया। तो लुई 16वां जो था अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में भाग लेकर के, अब सरकार क्या करती थी, आय के अनुसार व्यय न तय कर व्यय के अनुसार आय तय करती थी, जिससे क्या होता था, लोग किसान पे या शिल्पी पे या व्यापारी पे अधिक से अधिक कर वसूलना चाहते थे, ठीक है। ये हो गया आर्थिक उन्नति के कारण कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग दोनों परेशान थे, ठीक है, तथा राजतंत्र के विरुद्ध एक आक्रोश व्यक्त करते थे। सबसे दिलचस्प बात यह हुई, कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग जो परंपरागत प्रतिस्पर्धी थे वो भी अब तनाव के माहौल में दोनों एक हो गए और राजतंत्र के विरुद्ध अपना एक खिलाफ खड़ा हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आर्थिक परिस्थितियां। अब वैज्ञानिक और वैचारिक भी देखिएगा, तो वैचारिक भी उस समय निर्मित हो रही थी, ठीक है, वैचारिक निर्मित हो रही थी। राजतंत्र की निरंकुशता, कुलीनों की हकधर्मिता तथा चर्च के अंधविश्वास पर गहरा एक चोट पहुंच रहा था। यही चोट के कारण क्या हुआ, दार्शनिक एक आवाज दिया, और दार्शनिक आवाज दिया तो दार्शनिक की आवाज मौन नहीं होता है। दार्शनिक और जो भी विचार थे वो विचारकों ने अपना विचार दिए, जिसके कारण लोगों की मुंह खुल गया, समझे, और यही लोग फिर क्रांति की ओर उन्मुख हुए। दार्शनिक जो है वैचारिक आधार निर्मित किए। लॉक ने सीमित राजतंत्र पे जोर दिया, वहीं आप देखिएगा वॉल्टेयर ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया, रूसो समुदाय की स्वतंत्रता पर जोर दिया। एडम स्मिथ ने वाणिज्यवादी नीति की आलोचना की तथा मुक्त व्यापार की सिद्धांत दिया। तो ये दार्शनिक और विचारवादी थे, यानी विचारक थे, इनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, ठीक है। इससे क्या हुआ कि बुर्जुआ वर्ग तथा समूचे राष्ट्र के हाथों में एक ऐसे शब्द और हथियार
दे दिए। मतलब बुर्जुआ और जो भी पढ़े हुए लोग थे उनके हाथ में एक शब्द का, समझिए कि हथियार दे दिया गया। वही शब्द का हथियार क्रांति की ओर उन्मुख हुआ। किंतु तस्वीर एक दूसरी भी है, जिसका मूल्यांकन करने पर यह पता चलता है कि क्रांति का स्रोत सिर्फ और सिर्फ विचारक और दार्शनिक ही नहीं रहे। ठीक है, इसकी अन्य कारण भी थे। अब तात्कालिक कारण हम लोग देखेंगे। तात्कालिक कारण में प्रधानमंत्री कोलोन का सुझाव उस समय मिला। उस समय आर्थिक कोष खाली हो गया था। आर्थिक कोष खाली होने के बाद उन्होंने यानी प्रधानमंत्री कोलोन ने लुई 16वें को एक सुझाव दिया कि क्यों न कुलीन पे अलग से टैक्स लगा करके अलग से उसमें कर वसूला जाए। और वही कर जो था कुलीन देने के लिए तैयार नहीं थे। कुलीन पर अधिक कर लगाए लुई 16वें ने अलग से एक स्टेट जनरल का बैठक बुलाने के लिए कहा। ठीक है, जो कुलीन कर देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन लुई 16वां ने स्टेट जनरल के बैठक बुलाने के लिए कहा। और वही स्टेट जनरल का जो बैठक था वो एक लगभग 175 वर्ष बाद बुलाया जाना था। तो लोगों को इसमें क्या हुआ कि सभी के अपना विशेषाधिकार के बारे में चिंता हुआ। और जो कुलीन थे, आप देख रहे होंगे कि पादरी थे, जनसाधारण थे, तीनों की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। तीनों अपने आकांक्षाएं हिलोरे लेने लगी और अपनी आकांक्षाएं पूरी होने की इनकी नौबत आए। तो इन लोग क्या किए कि इसके क्रांति की ओर चल दिए। स्टेट जनरल के बैठक से फ्रांस के जो सभी वर्ग थे, सभी वर्ग खुश हो गए। ठीक है, 14वें के समय जो विशेषाधिकार थे वो छीन लिए गए। और ये स्टेट जनरल का जो बुलाने का मतलब था कि एक तरह से राजतंत्र का खात्मा, इसलिए लोग और खुश थे। ठीक है, 1789 यानी मई के 1789 इसमें स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। इसका प्रतीकात्मक अर्थ था राजतंत्र का समर्पण। साथ ही तृतीय स्टेट एवं अन्य स्टेट के बीच मतदान के लिए विवाद हो गया। और यही मतदान के लिए विवाद क्रांति का कारण बनेगा। तृतीय स्टेट का मानना था कि मताधिकार का आधार बहुमत होना चाहिए, जबकि अन्य स्टेट का कहना था कि मतदान का जो अधिकार हो चैम्बर का बहुमत होना चाहिए। लेकिन पादरी एवं कुलीन वर्ग अलग अलग बैठक चाहते थे। अतः तृतीय वर्ग का क्या किया कि स्टेट जनरल की बैठक को ही बहिष्कार कर दिया और अपने समस्त राज्य का प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया। और यही प्रतिनिधित्व घोषित करते हुए एक राष्ट्रीय सभा बुलाया। वो राष्ट्रीय सभा को अपने आप का हेड घोषित कर लिया। और पास में ही एक टेनिस का मैदान था, वहां पे तृतीय स्टेट के लोग एक सभा बुलाई। वही बोला जाता है तृतीय स्टेट के सभा बुलाई। और जो क्रांति था तृतीय स्टेट के हाथों में चला गया। तृतीय स्टेट का आधार बहुमत था। ठीक है, तृतीय स्टेट ने अपने को राष्ट्रीय सभा के रूप में घोषित किया। वहीं देखिएगा 20 जून 1789 ईस्वी को घोषणा हुआ, हम कभी अलग नहीं होंगे जब तक कि संविधान नहीं बन जाता। ये तृतीय स्टेट के लोग एक घोषणा किए कि हम अलग नहीं होंगे जब तक अलग नहीं हो जाता। तो ये देखिएगा तृतीय स्टेट के हाथों में अधिकार जाने के यानी क्रांति का नेतृत्व चले जाने से तृतीय स्टेट एवं क्रांति पूरे प्रभावित कर दिया। संविधान इस समय 27 जून तीनों वर्गों की बैठक बुलाई गई। बैठक 27 जून को लुई 16वां ने तीनों स्टेट के बैठक बुलाई। इस तरह स्टेट जनरल राष्ट्रीय सभा का मान्यता मिल गई। 9 जुलाई 1789 को स्वयं संविधान सभा घोषित कर दिया और संविधान के लक्ष्य को पूरा किया। किंतु इसी समय देखिएगा लुई 16वें ने जो अर्थ मंत्री था यानी वित्त मंत्री नेकर था उसको बर्खास्त कर दिया। जो नेकर को जनता के प्रतिनिधि और जनता के समर्थक माना जाता था, नेकर को बर्खास्त करने के बाद माना जाने लगा कि राजतंत्र जो था वो संविधान के खिलाफ है।
इसी में क्या हुआ, फिर 14 जुलाई 1789 ईस्वी को पेरिस की भीड़ ने बास्तिल के किले पर वो हमला कर दिया, और यही जो हमला कर करके वहां जो भी कैदी थे उनको छुड़ा लिया, और यही पतन जो था, किले पर हमला ही पतन का आखिरी सबूत हुआ और एक जुगानकारी घटना हुई। बास्तिल का पतन एक जुगानकारी घटना साबित हुई, जो निरंकुशता तथा पतन का कारण बना। इसलिए फ्रांस जो 14 जुलाई को बास्तिल के किले पर आक्रमण हुआ, वही 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया तात्कालिक कारण। यही 14 जुलाई 1789 ईस्वी में बास्तिल का किला का पतन हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चरण किस चरण में और कैसे आगे बढ़ा। ठीक है, चरण में हम लोग देखेंगे पहला चरण संवैधानिक राजतंत्र का चरण, जो 1789 ईस्वी से 92 यानी 92 ईस्वी तक चला था। फिर हम लोग देखेंगे उग्र गणतंत्रवाद का चरण, जो 1792 से 94 ईस्वी तक चला था। इसके बाद उदार गणतंत्रवाद का चरण देखेंगे, जो 1794 से 1799 ईस्वी तक चला था। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रजातंत्र की आड़ में तानाशाही और साम्राज्यवाद का चरण, जो 1799 से 1815 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग चलेंगे संवैधानिक राजतंत्र का चरण। संवैधानिक इस चरण में तृतीय स्टेट ने राष्ट्रीय असेंबली का स्थान ले लिया। वस्तुतः जो बास्तिल का किला था निरंकुशता एवं अत्याचार का प्रतीक था, और इसके पतन से एक पुरातन व्यवस्था था उस पर एक गहरी चोट लगा। लेकिन तृतीय स्टेट में कोई एकात्म वर्ग नहीं था जो चुनौती दे सके। जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों वर्ग मिलकर के काम कर रहे थे, किंतु दोनों के उद्देश्य और आकांक्षाएं परस्पर टकरा रही थी। ठीक है, अगर मध्य वर्ग का लक्ष्य सीमित राजतंत्र था, तो निम्न वर्ग का लक्ष्य था आर्थिक एवं सामाजिक प्रजातंत्र। ठीक है, वही देखिएगा फिर 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल का पतन हो गया, जो एक पुराना जेल खाना एवं राजतंत्र का प्रतीक था। 4 अगस्त को सामंतवाद का अंत हुआ। 26 अगस्त को मानवाधिकारों की घोषणा हुई। अक्टूबर 1789 में स्त्रियों की एक सभा द्वारा लुई 16 को एक पेरिस लाया गया। ठीक है, लुई 16 पेरिस लाया गया। वहीं लुई 16 के पेरिस लाए जाने के कारण क्या हुआ, राजतंत्र पूरे भीड़ के हाथों में आ गए। इसके बाद देखिएगा चर्च पर नियंत्रण लगाया गया। चर्च पर नियंत्रण लगाया गया। पादरियों के लिए एक संहिता बनाया गया, जिसे सिविल संहिता भी बोला जाता है। ठीक है, जिसे सिविल संहिता या सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी कहा गया। ठीक है, सिविल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी कहा गया, इसे साक्षी जो रख कर शपथ लिए वो ज्यूरल कहलाएं, और जो साक्षी रख कर शपथ नहीं लिए वो नॉन ज्यूरल कहलाएं। तो यहाँ पे देखिएगा अलग अलग हो गया। ठीक है, 1791 का संविधान निर्माण राज्य शासन को सीमित अधिकार दे दिया। वहीं मध्यवर्गीय को ध्यान में रखते हुए सीमित मताधिकार के साथ साथ संपत्ति की योग्यता भी निर्धारित किया गया जाने लगा। ठीक है, तो यहीं पे आप देखिएगा कि जो भी केवल सक्रिय नागरिकों को ही मताधिकार दिया गया, किंतु संविधान सभा ने बड़ी भूल की। इसने एक प्रावधान लाया कि संविधान सभा के सदस्य इस संविधान के आधार पर गठित विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते थे। अतः क्रांति ने उन तथ्यों को जो 1789 और 1791 के बीच संतुलन के लिए जो उत्तरदायी रहे थे वो खो दिया। फलतः क्रांति क्या हुआ, दूसरे चरण में प्रवेश कर गए। दूसरे चरण में प्रवेश करते के साथ क्या हुआ, विधानमंडल जो था वो 2 गुटों में विभाजित हो गया। विधानमंडल 2 गुटों में विभाजित हो गया। विधानमंडल का जो सदस्य थे वो 745 थे। 745 जो सदस्य थे वो 2 भागों में विभक्त थे। एक राजपक्षधर था और दूसरा रेडिकल था। राजपक्षधर भी आप देखिएगा कि राजपक्षधर का सदस्य जो 250 थे, रेडिकल
1795 थे, राजपक्षधर राजतंत्र स्थापित करना चाहते थे, वहीं जो रेडिकल थे वो गणतंत्र स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, और आप लोग देखिएगा रेडिकल भी दो भागों में विभाजित हो गए, जीरोनदिस्ट और जैकोबियन ने। वही जीरोनदिस्ट और जैकोबियन ने, जीरोनदिस्ट क्या हुआ, गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। ठीक है, जीरोनदिस्ट ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर 25 दिसंबर 1789 ईस्वी में गणतंत्र स्थापित किया। यही गणतंत्र स्थापित करने के साथ जीरोनदिस्ट ने मान लिया कि इनका काम खत्म हो गया, किंतु जैकोबियन बचे नहीं रहे। जैकोबियन ने क्या किया, जून 1793 में, ये जून 1793 में 20,000 लोगों की भीड़ के द्वारा जो नेशनल कन्वेंशन की ओर गए और जीरोनदिस्टों को बाहर निकाल करके मार डाला। तो यहीं से जैकोबियन आतंकवाद पैदा होता है। यही जैकोबियन नेता थे जैसे मारत, दाते, हर्बर्ट एवं रोबेस्पियर, ये सब जैकोबियन नेता। यही कहा गया कि जो गणतंत्र पे चले वही फिर गणतंत्र क्या हुआ कि राजतंत्र की ओर जाता हुआ या उन्मुख करता हुआ दिखाई दिया। यही जैकोबियन का आतंकवाद फिर चलते रहा और जैकोबियन के आतंकवाद से ही फिर वो गणतंत्र से राजतंत्र की ओर स्थापित हो जाएगा फ्रांस में। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख ले, जैकोबियन नेताओं ने आतंक एवं दमन की पद्धति पर बल दिया। यही रोबेस्पियर ने एक के बाद दूसरे साथियों को हटा दिया। यद्यपि आतंकवाद के शासन का कुछ उपलब्धियां रही, इस काल में क्रांति का उद्देश्य अधिक स्पष्ट होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग उदार गणतंत्रवाद का चलन, जो 1794 से 1799 ईस्वी तक हुआ था। उदार गणतंत्र जैकोबियन आतंकवाद की समाप्ति को थर्मोडोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, यानी थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया के नाम पे, क्योंकि यही था 9वें थर्मोडोरियन के समय हुई थी। थर्मोडोरियन एक फ्रांस का कैलेंडर था और उसी के समय 9वें थर्मोडोरियन के समय एक क्रांति हुई थी। ठीक है, इसी में देखिएगा क्रांति फिर एक बार मध्य वर्ग के हित में मुड़ गई जब जैकोबियन के पास आया। 1795 ईस्वी में फ्रांस में नए संविधान लागू हुआ, जिसमें द्विसदनीय विधान मंडल की स्थापना हुआ। यहीं पे देखिए कार्यपालिका शक्ति 5 डायरेक्टरों में सीमित कर दी गई। नई समस्या उत्पन्न हो गई, पार्टी की अनुपस्थिति में व्यक्ति का महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि विधान मंडल होगा तो वहां पार्टी अनुपस्थित होने लगे और वही अनुपस्थिति के कारण क्या हुआ, शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में सिमटने लगा। ठीक है, और वही व्यक्ति नई समझ नेपोलियन ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को फिर स्थापित किया। यही फिर नेपोलियन का फिर आप देखिएगा, यही कहा गया है कि नेपोलियन का भी शासन स्थापित हुआ। जो गणतंत्र की ओर जा रहे थे वो गणतंत्र की बात कर रहे थे, अब फिर से वही एक व्यक्ति के शासन और राजतंत्र स्थापित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रजातंत्र की आड़ में तानाशाही और साम्राज्यवाद का चरण। 1789 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसलर बना और 1804 ईस्वी में अपने को सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, इस तरह नेपोलियन ने तानाशाही साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। नेपोलियन स्वयं मध्यवर्गीय हित का ही प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, नेपोलियन के अंतर्गत क्रांति के स्वरूप में 2 प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। प्रथम, नेपोलियन ने क्रांति को स्वतंत्रता और समानता के लक्ष्य से अलग कर उसे साम्राज्यवादी प्रसार एवं सैनिक गौरव से जोड़ दिया। दूसरे, नेपोलियन के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप में विस्तार हुआ तथा फ्रांसीसी क्रांति एक अखिल यूरोपीय क्रांति में तब्दील हो गए। तो अब जो फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ फ्रांस का क्रांति नहीं रह गया, अब पूरे अखिल यूरोपीय क्रांति के रूप में यह फैल गया। तो हम लोग वही देखते हैं, फ्रांस की क्रांति जो गणतंत्र के लिए लड़ा गया वही राजतंत्र फिर स्थापित हो गया और एक व्यक्ति के हाथ में शासन स्थापित हो गया। फ्रांस की क्रांति का परिणाम या प्रभाव हम लोग देखेंगे। जो पुरातन व्यवस्था के पतन को इन्होंने
सुनिश्चित किया। देख रहे होंगे शुरू में मैं बता चुका हूँ, जो मध्य काल से जो आधुनिक युग की ओर जो संक्रमण की स्थिति जो पुनर्जागरण काल से चला आ रहा था, उसके लगभग फ्रांस की क्रांति ने समाप्त किया। समस्त विश्व को इसने प्रभावित किया। वहीं स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के नारा को प्रसार किया। लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास किया। दैवी सिद्धांत का अंत कर लोकप्रिय संप्रभुता स्थापित की। यहाँ तक कि मानवाधिकारों की भी घोषणा किया। सामंतवाद की समाप्ति हुआ। राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। धर्मनिरपेक्षता की भावना हुई, क्योंकि धर्म को राष्ट्र से अलग किया गया, तो ये धर्मनिरपेक्षता की भावना हुई। सैन्यवाद का विकास हुआ, और सैन्यवाद का विकास हुआ। नागरिकों के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। इसके साथ ही युद्ध सेवा भी नागरिकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। वहीं अधिनायकवाद की शुरुआत हुई और समाजवाद के मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये फ्रांस की क्रांति पूरे यूरोप पे या विश्व पे एक अहम और एक अच्छा प्रभाव छोड़ा। ठीक है, तो ये हम लोग आज देख लिए फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के बाद हम लोग देखेंगे फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका रही थी। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों ओके, बाय बाय।